हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो है चाइना की। और चाइना की जो क्राइम स्टोरीज होती हैं या वहां पर जो घटनाएं होती हैं वो जनरली दुनिया के सामने आ नहीं पाती हैं। उनके बारे में पता करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन आज की ये स्टोरी चाइना की है। इस केस के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकी वो सारी जानकारी लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी बहुत सारी विक्टिम्स को अपने घर में बने हुए डंजन यानी कि एक तहखाने में कई सालों तक बंद करके रखा। ये केस इतना बड़ा था कि ये सारी दुनिया के सामने आ गया। हालांकि चाइना ने फिर भी बहुत ज्यादा कोशिश की इस केस को दबाने के लिए, लेकिन वो इस केस को पूरी तरह से दबा नहीं पाया। इसकी बहुत सारी डिटेल्स लीक हो गई थी। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। इस हॉरिफाइंग केस का जो कल्प्रिट था वो एक आदमी था जिसका नाम था ली हाओ। ये जो ली हाओ नाम का व्यक्ति था, इसका बैकग्राउंड मैं बिल्कुल भी पता नहीं कर पाई। इसके बैकग्राउंड में पता करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। अगर आप इंटरनेट पे भी ढूंढते हैं तो कई तरीके की जानकारी आपको मिलेंगी। मैं बस आपको इतना बता सकती हूँ कि वो मैरिड था, उसका एक छोटा बेटा भी था। ये एक बिल्कुल एवरेज बंदा था, देखने में भी, व्यवहार में भी। और उसको देखकर कुछ भी एबनॉर्मल नजर नहीं आता था, जैसा कि आपको उसकी पिक्चर को देखकर भी लग रहा होगा। वो एक फायर फाइटर के रूप में काम करता था लोयांग सिटी में। ये वहां के फायर ब्यूरो से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा ये हनान के टेक ब्यूरो में क्लर्क के रूप में भी काम करता था। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीजें हुई इसकी जिंदगी में कि इसकी जिंदगी ने पूरी तरह से एक टर्न ले लिया। इसकी जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। ये एक साधारण व्यक्ति से एक मॉन्स्टर बन चुका था। अगस्त 2009 में उसने एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में एक प्रॉपर्टी खरीदी। ये जो उसका रेजिडेंशियल कंपाउंड था ये था शोंग डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर इसने अपना घर बनाया और साथ ही अपने घर के बेसमेंट में इसने एक डंजन बनाना यानी कि एक तहखाना बनाना शुरू किया। ये जो उसका डंजन था ये 4 मीटर अंडरग्राउंड था। इसके अंदर 2 बेडरूम्स थे और एक उसका खुद का बनाया हुआ सेलर था। अब ये सारी चीजें तो जग जाहिर थी कि इसने अपने बेसमेंट में 2 बेडरूम बनाए हुए हैं और एक सेलर बनाया हुआ है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि इसने उसके नीचे भी एक तहखाना बनाया हुआ है। इसने उस बेसमेंट से एक 60 सेंटीमीटर वाइड टनल खोदनी शुरू की। ये बस इतनी चौड़ी थी जिससे कोई व्यक्ति क्रॉल करके नीचे जा सकता था। उसने उसमें छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई जिनको पकड़कर आदमी नीचे उतर सकता था, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसमें जो कुछ भी काम हुआ वो उसने अकेले किया, उसने किसी की भी हेल्प नहीं ली ताकि उसका ये सीक्रेट किसी को पता ना चले। इसके अलावा उसने अकेले ही 7 मेटल डोर्स इस तहखाने में इंस्टॉल किए। इनको पार करके भागना बहुत ही एक मुश्किल काम था, एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क था। अब ली इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, इसके बारे में यही बताया जाता है कि ये इंटरनेट पोर्नोग्राफी में पार्टिसिपेट करके उसमें कुछ ना कुछ बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता था। और इस कारण से उसको ये आइडिया आया था कि वो इस तरह का एक तहखाना बनाएगा। इसमें वो कुछ भी काम करेगा, कुछ भी गलत काम करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल अनक्लियर है कि इसकी वाइफ को ये बात पता थी या नहीं थी, लेकिन यही माना जाता है कि इसकी वाइफ को पता नहीं था। इसने अपनी वाइफ को बताया था कि मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता हूँ और इस कारण से मैं घर से गायब रहता हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि ये उन रातों में जबकि ये बताता था कि मैं ड्यूटी पर हूँ, वो उस समय अपने तहखाने में होता था अपने विक्टिम्स के साथ। वो अपने डंजन्स में करीब 2 हफ्ते महीने के गुजारा करता था। इसके अलावा भी वो ज्यादातर घर से गायब रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। उसने अपनी हंटिंग करनी शुरू कर दी थी। वो हेयर सलून्स पर नजर रखता था। इसके अलावा कैरियोके बार्स में जाता था, नाइट क्लब्स में जाता था, मसाज पार्लर्स में जाता था। वहां बाहर खड़ा होकर देखता था कि वहां पर क्या चल रहा है। उसका मेथड बिल्कुल सिंपल था। वहां पर जो भी महिलाएं उसे पसंद आती थी वो उन्हें ऑफर करता था कि तुम मेरे साथ चलो रिलेशन बनाने के लिए, उसके बदले मैं तुम्हें पैसा दूंगा। उसने जितने भी अपने विक्टिम्स को कैप्चर किया, उनको इम्प्रिजन किया, वो ज्यादातर कैरियोके बार की वर्कर्स थी। उनको ज्यादातर ये लालच में वहां पर लेकर आया था कि इसके बदले मैं तुम्हें पैसा देने वाला हूँ। अब ये जितनी भी वर्कर्स होती थी इनके पास पैसे की बहुत कमी होती थी। अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अक्सर ये प्रोस्टिट्यूशन किया करती थी और इनको एबडक्ट करना बहुत ही इसके लिए आसान हो गया था। हम इन विक्टिम्स का केवल सरनेम ही यूज करेंगे।
सबसे पहले ली ने जिन दो विक्टिम्स को अपने उस तहखाने में कैद किया, इनके सरनेम्स थे जैंग और डेनान। इन दोनों को ही उसने अक्टूबर और दिसंबर ऑफ 2009 में किडनैप किया था। उनको इसी तरीके से ट्रिक करके वहां पर लाया गया था और एक बार बेसमेंट में लाने के बाद उनको जबरदस्ती नीचे वाले तहखाने में कैद करके रखा गया। इन दोनों की ही उम्र करीब 17-18 साल थी। अब इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये उनके साथ बहुत ज्यादा वॉयलेंट रहता था, उनके साथ मारपीट करता था, इंटिमिडेट करता था उन्हें और उनको बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में रखता था। लेकिन ली सिर्फ इन दो लड़कियों को एब्डक्ट करके रुकने वाला नहीं था। उसने दिसंबर 2010 में एक 19 इयर्स ओल्ड सेक्स वर्कर को, जिसका नाम था जैन या जिसका सरनेम था जैन, उसको भी कामयाबी से अपने इस तहखाने में कैद कर दिया। फिर 2011 में उसने 20 इयर्स ओल्ड जैंग को और 16 इयर्स ओल्ड साई को भी इस तहखाने में कैद कर दिया था। उसके बाद उसकी फाइनल विक्टिम थी 23 इयर्स ओल्ड माँ, जो कि एक फैमिली प्लानिंग सप्लाई सेलर थी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी लड़कियां उस तहखाने में कैद थी, जो कि कुल मिलाकर 6 थी, उनमें से दो के लास्ट नेम तो थे जांग, एक का था डेनान, एक का था जियान, एक थी साई और उसकी लास्ट विक्टिम उसका नाम था माँ। तो ये सारी की सारी लड़कियां क्योंकि बहुत ज्यादा यंग थी, एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि पूरी तरह से ली पर डिपेंड थी, तो इनको टॉर्चर करना, इनको कंट्रोल करना ली के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया था। अब ये पूरी तरह से इनको कंट्रोल करके इनका प्रॉफिट उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। इसने अपने इस डंजन में कंप्यूटर लगा लिया था, वहां पर एक वीडियो कैमरा भी था और यहाँ पर वो इंटरनेट का कनेक्शन भी ले आया था, यानी कि इस डंजन में ब्रॉडबैंड का एक्सेस भी था। अब यहाँ पर वो जो कुछ भी शूट करने वाला था, जो भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने वाला था, ये सब कुछ शॉकिंगली उसने डार्क वेब पर पब्लिश नहीं किया था, बल्कि ये इसको नॉर्मल इंटरनेट पर बेच रहा था। और हैरानी की बात यह है कि बहुत समय तक ये किसी की भी नजरों में नहीं आया। ये अपने सारे के सारे इस तरह के कंटेंट को एक 10 सेंट क्यू में बेच रहा था। ये जो 10 सेंट क्यू है, ये वहां का एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इस तरह का कंटेंट देखना एक आम बात है और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पर जो ली था, वो अपने व्यूअर से 50 येन्स चार्ज करता था अगर वो 30 मिनट्स तक उसके वीडियोस देखते थे, और अगर वो 50 मिनट्स तक देखते थे तो उनसे 100 येन वो चार्ज किया करता था। ये जो उसके शोज थे, जो कि वो इंटरनेट पर दिखा रहा था, खुलेआम कह सकते हैं कि दिखा रहा था, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देने वाले शोज थे। ये रिपल्सिव थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको देखने के लिए आते थे। और ये कंटेंट दिखाकर ली ने हजारों येन कमाए। वो इतनी आसानी से पैसा आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसको लग रहा था कि उसको इजी मनी कमाने का रास्ता मिल गया है। लेकिन इस दौरान इन लड़कियों के जो एक्सपीरियंसेस थे वो हॉरेंडस थे। उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, बहुत विस्तार से मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन वो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। वो जबरदस्ती इन लड़कियों से उन पोर्नोग्राफिक शोज में एक्टिंग करने के लिए कहता था। वो वॉयलेंट हो जाता था इन लड़कियों के साथ कैमरे के सामने ही। लोग उस वॉयलेंस को भी देखते थे कि वो कैसे मारपीट कर रहा है उन लड़कियों के साथ, उनको बांध दिया करता था। उनके साथ वो जो भी एक्ट करता था वो अपने व्यूअर्स को खुले आम दिखा रहा था और व्यूअर्स इसके लिए उसको पे कर रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके जो व्यूज थे वो घटते चले गए। हालांकि अभी भी लोग उसको देख रहे थे, पे कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका कंटेंट धीरे धीरे उतना पॉपुलर नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग रोज कुछ ना कुछ नया देखना चाहते हैं। अब जब उसे ऐसा लगने लगा कि पैसा घटने लगा है, तो वो इन लड़कियों को बाहर भी भेजने लगा। वो ग्राहक पकड़ के लाता था, इन लड़कियों को उनके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और एक तरह से वो अभी भी इजी मनी कमाता जा रहा था। इसके अलावा ली इन सारी लड़कियों को खुद भी एक्सप्लॉइट किया करता था, इनको असॉल्ट किया करता था। इसके अलावा इनमें से एक लड़की जिसका नाम था जांग, वो एक बार प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसके अलावा ली इनको कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स को यूज किया करता था। ये यहां से कभी भी भाग ना पाए, इसके लिए वो इनको बहुत कम खाना देता था। ये कई बार इनको 2-2 दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया करता था, ताकि इनकी एनर्जी लो रहे और ये भागने का ना सोचे। बाद में इसने इन लड़कियों को एक कंप्यूटर भी प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें ये कुछ भी देख सकती थी, लेकिन उसमें इंटरनेट का एक्सेस नहीं था।
और आपको शायद ये जानकर धक्का लगेगा कि उसी सेम रूम में उन लड़कियों को खाना भी खाना पड़ता था, और वहां पर क्योंकि टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इन लड़कियों को वहीं पर टॉयलेट वगैरह की अपनी नीड्स भी पूरी करनी होती थी। इनको पॉली बैग्स वगैरह दे दिए जाते थे जिसमें ये डेफिकेट करती थी, और उसके बाद ये जो ली नाम का व्यक्ति था, ये इनको ठिकाने लगा देता था। अब ये लड़कियां उस तहखाने में पूरी तरह से कैद थी। इनके पास अपनी बेसिक जरूरतों की चीजें भी नहीं होती थी। ये सिर्फ उस डंजन से तभी बाहर निकलती थी जब ली उनको मजबूर करता था कि वो बाहर जाएं और प्रोस्टिट्यूशन करें। लेकिन पता नहीं वो डर से कुछ नहीं बोलती थी, या हो सकता है कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो गई हूँ। अब आपको स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में तो पता ही होगा, मैंने अपनी पहले भी बहुत सारी स्टोरीज में इस सिंड्रोम के बारे में बताया है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें जो होस्टेजेस होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति कैद में होता है, उसको कई बार अपने अपहरणकर्ता से ही एक बॉन्ड जैसा महसूस होने लगता है। हम कह सकते हैं कि उसको अपने कैप्टर से ही कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये जितनी भी विक्टिम्स थी, ये इस स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो चुकी थी, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि बाद में एक रिपोर्ट सामने आई थी, और इस रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया था कि इनमें से कुछ लड़कियां इस सिंड्रोम का धीरे धीरे शिकार होने लगी थी। कई बार ये ली के अटेंशन को पाने के लिए आपस में कॉम्पिटिट भी करने लगती थी, आपस में ही कॉम्पिटिशन कर रही थी, यहां तक कि इनके बीच में लड़ाइयां भी होने लगी थी। वैसे भी कहा जाता है कि एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में कई बार जो प्रिजनर्स होते हैं और जो कैप्टर्स होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है अगर वो लंबे समय तक साथ में रह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सिंड्रोम के होने की संभावना थी, लेकिन इनमें से कुछ विक्टिम्स ऐसी भी थी जो यहाँ से किसी भी कीमत में भाग जाना चाहती थी। ऐसी एक विक्टिम थी जैंग। एक बार उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जब जो ली हाओ था वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था, और वो अपनी टनल में कुछ मरम्मत का काम कर रहा था। उस समय जांग ने देखा कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। उसने ली को जब बैठकर वहां पर काम करते हुए देखा, तो उसने डिसाइड किया कि मैं पीछे से इसके ऊपर अटैक करूंगी। उसने ली के ऊपर अटैक किया। हालांकि अनक्लियर है कि उसने किसी वेपन से किया या अपने हाथों से ही किया, लेकिन तुरंत ही ली ने उसके इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। वो उसको घसीटता हुआ वापस डंजन के अंदर ले गया, कमरे के अंदर ले गया, और उसको उसी के बेड से चेन से बांध दिया गया। अब ये जो जांग नाम की लड़की थी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी, लगातार अपनी चेन को तोड़ने की कोशिश करती थी, और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रही थी। अब धीरे धीरे ली को लगने लगा कि ये उसकी परेशानी का कारण बन सकती है, ये बहुत ज्यादा ट्रबल सम हो रही है, और इससे छुटकारा पाना ही ठीक है। फिर वो एक दूसरे कैप्टिव के पास गया, उस लड़की के पास जिसका नाम था डुआन। उसने डुआन को परसुएट करना शुरू किया कि हम दोनों मिलकर जांग की हत्या कर देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि ली ने डुआन को इसके बदले छोड़ देने का वादा किया था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डुआन इस चीज के लिए इसलिए मान गई थी क्योंकि उसकी जांग से पहले से ही कुछ पर्सनल लड़ाइयां चल रही थी। लेकिन बाद में डुआन ने और ली ने दोनों ने मिलकर जांग को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, और ये सब कुछ उन्होंने बाकी लड़कियों के सामने किया। शायद ये जानबूझकर बाकी लड़कियों के सामने किया गया था ताकि वो इससे सबक सीखें। ये भी बताया जाता है कि ली और डुआन ने दोनों ने मिलकर जांग को बहुत बुरी तरह पीटा था, लेकिन बाद में डुआन ने गला घोंटकर जांग की हत्या की थी। बाद में इन दोनों ने उस लड़की की बॉडी वहीं पर फर्श के नीचे दफना दी, वही फ्लोर जहां पर सारी की सारी लड़कियां रात को सोया करती थी, शायद उनको ये रिमाइंड कराते रहने के लिए कि उनके साथ भी ये हो सकता है, उनकी किस्मत में भी इस तरह की मौत लिखी जा सकती है। लेकिन ये उस डंजन में हुआ अकेला मर्डर नहीं था। ली ने बाद में एक दूसरा मर्डर भी प्लान किया। ये मर्डर उसने प्लान किया मई 2011 में। उसने ये मर्डर इस बार इसलिए प्लान किया क्योंकि उसको पता चला था कि साई नाम की लड़की वो एक गायनोकोलॉजिकल डिजीज से पूरी तरह से ग्रस्त हो चुकी है, और अब वो इस तरह के पोर्नोग्राफिक वीडियोस में परफॉर्म नहीं कर सकती, और साथ ही वो प्रोस्टिट्यूशन भी नहीं कर सकती है। अब ली को लगने लगा कि ये पूरी तरह से यूजलेस हो चुकी है और इसकी हत्या कर देनी चाहिए। उसने अपने ये सारे प्लान्स बाकी लड़कियों के साथ डिस्कस किए, स्पेशली डुआन के साथ, जियान के साथ, और एक दूसरी लड़की जिसका नाम भी जांग था उसके साथ, क्योंकि आपको पता ही है कि एक जांग नाम की लड़की मर चुकी है, अब एक ही जांग नाम की लड़की यहाँ पर बची है। तो इन तीनों लड़कियों के साथ उसने साई की हत्या के बारे में डिस्कस किया।
सिर्फ इन हत्या के डिस्कशंस में साई शामिल नहीं थी और माँ शामिल नहीं थी। साई की तो ये हत्या करने ही वाले थे और माँ को भी इन्होंने इस डिस्कशन में शामिल नहीं किया था। साई नाम की इस लड़की से इनमें से एक दो लड़कियों को प्रॉब्लम भी थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुके थे और इसका ही फायदा ली उठाना चाहता था। अब इन लोगों ने साई को धीरे धीरे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो उसको सीधे सीधे मारने वाले नहीं थे, बल्कि उसको टॉर्चर करना चाहते थे। और हैरानी की बात यह थी कि इसमें बाकी कैप्टिव्स भी शामिल हो चुके थे, सिर्फ माँ को छोड़कर। इन्होंने अब धीरे धीरे साई को कोई भी खाना देना बंद कर दिया, उसको पानी देना बंद कर दिया। और जब वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई तो उसको मजबूर किया गया कि वो अपनी ही यूरिन को पिए या अपनी ही पॉटी को कंज्यूम करे, और ऐसा उसको करना पड़ा। अपनी ही यूरिन और फीसिस को कंज्यूम करने के कारण साई की हालत बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बिगड़ती चली गई। इसके अलावा साई को बुरी तरीके से पीटा भी जाता था। इतना ज्यादा टॉर्चर करने के कारण उसकी मौत हो गई जुलाई 2011 में, और उसके बाद उसकी बॉडी को एक मेक शिफ्ट ग्रेव में दफना दिया गया और बाद में उसकी इस कब्र के ऊपर कंक्रीट भी बिछा दिया गया। अब जब इस डंजन में दो दो हत्याएं हो गई तो लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा डर फैलने लगा। उनको पता था कि उनकी हत्या कभी भी की जा सकती है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। यानी कि वहां पर वो सिर्फ ली की दया पर जिंदा थे। अब उनके ऊपर ये प्रेशर बढ़ गया कि वो ली का फेवर प्राप्त करें, वो हमेशा उसको खुश रखें और किसी भी कारण से उसको नाराज ना करें। अगर वो उसको नाराज करती हैं तो उनकी भी हत्या हो सकती है। लेकिन इनमें से एक लड़की ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसको पता था कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद 2 सितंबर 2011 का दिन आया। उस दिन ली माँ, जांग और डुआन तीनों को लेकर प्रोस्टिट्यूशन के लिए गया। ये उनको लेकर एक होटल में पहुंचा और साथ ही एक लॉटरी शॉप में भी। इन तीनों लड़कियों को अलग अलग जगह पर छोड़ने के बाद ये निश्चिंत हो गया था। धीरे धीरे रात आगे बढ़ रही थी, लेकिन माँ, जो कि अभी तक किसी भी हत्या में शामिल नहीं थी, वो लड़की क्योंकि बहुत ज्यादा फेडअप हो चुकी थी, उसको पता था कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, तो उसको एक चांस जरूर लेना चाहिए। वो किसी तरीके से उस होटल से सुबह सुबह बाहर निकली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस को शुरुआत में तो उसकी स्टोरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, वो उस पर ही शक कर रहे थे। लेकिन बाद में माँ ने उनको ऑफर किया कि मैं तुम्हें लोकेशन दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये डंजन है। तो पुलिस वाले अब उसके साथ उस डंजन पर पहुंचे। वहां पर नीचे जाने के बाद उन्होंने पाया कि इस डंजन में एक लड़की उस समय भी मौजूद थी, वो थी जांग, जो कि उस समय अकेली ही उस डंजन के अंदर फंसी हुई थी। बाद में माँ ने उनको बाकी दोनों लड़कियों के बारे में भी बताया जो कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए गई थी। पुलिस की मदद से उसने डुआन और जियान, इन दोनों लड़कियों को भी छुड़ा लिया और इन लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन इसी बीच ली हाओ को पता चल चुका था कि वो पकड़ा जा चुका है और कभी भी पुलिस उसके पास आ सकती है। वो तुरंत ही वहां से भाग गया। उसने अपनी एक बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन की। पुलिस उसको जल्दी से ढूंढ नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहन से फाइनेंशियल हेल्प मांगी। उसकी बहन, जिसका नाम था ली विन, उसकी बहन ने एस्केप में उसकी सहायता की। हालांकि ये बात अनक्लियर है कि उसकी बहन को उसकी क्राइम्स के बारे में पता था या नहीं पता था, लेकिन जो भी था उसकी बहन ने उसको असिस्ट किया, उसको पैसे से मदद की, और इस कारण से ली हाओ कुछ दिन तक पुलिस से भागने में और छुपने में कामयाब रहा। फिर जल्दी ही फॉर्चुनेटली पुलिस ने उसे ट्रैक डाउन कर लिया। वो अभी तक शहर छोड़कर भाग नहीं पाया था, वहीं पर मौजूद था। उन्होंने उसे 6 सितंबर 2011 के दिन ही पकड़ लिया था। इनिशियली जो मीडिया थी उसने इस केस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है ध्यान दिया भी हो तो मीडिया ने बहुत ज्यादा तमाशा नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जो कहानी थी ये ग्लोबली स्प्रेड हो गई, पूरी दुनिया में फैल गई, और सब लोग इस बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए कि इस तरह की घटनाएं भी आज के जमाने में हो रही हैं, जबकि ये इंटरनेट का जमाना था। ये लड़कियां 2 सालों तक उस तहखाने में कैद रही, पूरी 6 लड़कियां, और ना तो उनके बारे में किसी ने भी कार्रवाई की, ना उनको ढूंढने की कोशिश की, और उनका पता आज के जमाने में पुलिस नहीं लगा पाई। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। और उससे भी हैरानी की बात यह थी कि ली हाओ ये सारी की सारी चीजें खुलेआम इंटरनेट पर प्रसारित कर रहा था, पब्लिक वेबसाइट्स पर डाल रहा था, और उसके बाद भी लोगों ने इन चीजों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अब ली हाओ का केस ट्रायल में गया। उसका ये जो केस था ये फटाफट आगे बढ़ने लगा क्योंकि बहुत ज्यादा एविडेंसेस उसके खिलाफ मौजूद थे।
इसके अलावा वो खुद भी कन्फेस कर चुका था कि उसने क्या क्या कांड किए हैं। बाद में इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट, जो कि लोयांग में ही थी, उसने ली को मल्टीपल चार्जेस के लिए गिल्टी पाया, जिसमें रेप के, मर्डर के, प्रोस्टिट्यूशन के, इलीगल पोर्नोग्राफी के, इलीगल डिटेंशन के, इस तरह के चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए थे। जब उसके केस का फैसला आया तो उसको मौत की सजा सुनाई गई और ये फैसला आया 30 नवंबर 2012 के दिन। बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई, लेकिन सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने भी इसकी अपील को खारिज कर दिया और एडिशनली इसको 10,000 येन का जुर्माना भी लगाया गया, जो कि करीब $1,400 होते हैं। इसके अलावा इसके पॉलिटिकल राइट्स भी छीन लिए गए। इसके बाद ली हाओ को जेल भेज दिया गया। वहां पर रहते हुए इसने करीब 2 सालों तक अपने एग्जीक्यूशन का इंतजार किया, यानी कि अपनी सजा का। और फाइनली 21 जनवरी 2014 के दिन इसको सजा दे दी गई, यानी कि मौत की सजा दे दी गई। अब मैं आपको उन कैप्टिव्स के बारे में भी बता दूं, उन लड़कियों के बारे में जो कि 2 सालों तक उस डंजन में बंद रही थी और जिनमें से 3 ने बाकी लड़कियों की हत्या करने में इस ली हाओ नाम के व्यक्ति का साथ दिया था। इन लड़कियों की पैरवी करने के लिए एक लॉयर सामने आई जिसका नाम था जांग यान। इसने इन लड़कियों का केस लिया और कोर्ट में जाकर अपील की कि इन लड़कियों की जो सजा है वो कम होनी चाहिए। उसने आर्ग्यू किया कि ये जो लड़कियां हैं जो कि उस डंजन में बंद थी, वो पहले ही बहुत लो बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। वो पहले से ही मार्जिनलाइज्ड हैं सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी। वो एक बहुत ही पिछड़े हुए बैकग्राउंड से थी और बाद में ली ने उनको मैनिपुलेट भी किया था। और इन लड़कियों के बहुत ही पिछड़े हुए बैकग्राउंड के कारण इनको मैनिपुलेट करना शायद बहुत आसान हो गया था। तो इनकी वकील ने यह आर्ग्यू किया कि इन लड़कियों को जस्टिस मिलना चाहिए। हालांकि इन लड़कियों पर कोल्ड मर्डरर्स का ठप्पा लग चुका था। अल्टीमेटली इन तीनों ही लड़कियों को लीनियंट सेंटेंसेस सुनाए गए, यानी कि हल्की सजाएं सुनाई गई, क्योंकि इनके जो सर्कमस्टेंसेस थे वो बहुत ही अलग थे, बहुत ही डिफरेंट थे उस समय जिस समय उन्होंने ये कांड किया। इसके अलावा उनकी अपनी जान पर भी खतरा था अगर वो ली की बात को ना मानती। जो डुआन नाम की लड़की थी जिसने दोनों हत्याओं में ली का साथ दिया था, उसको 3 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा जो जियान और जांग नाम की लड़कियां थी, उनको सिर्फ प्रोबेशनरी सेंटेंसेस मिले, यानी कि वो बाहर ही रहेंगी लेकिन उनके ऊपर कुछ बाउंडेशन रहेंगे और उन पर नजर रखी जाएगी। बाद में जब ये केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ तो जो डायरेक्टर था लोआंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का, उन ऑफिसर ने एडमिट किया कि उनका जो रिस्पॉन्स था इस केस के प्रति वो बहुत अच्छा नहीं था। उनके जितने भी कम्युनिटी पेट्रोल्स वगैरह होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। पुलिस ने एक तरह से अपना काम नहीं किया था। उनको इस तहखाने के बारे में, इन लड़कियों के बारे में पता होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी एडमिट किया कि जो भी पेट्रोलिंग वगैरह होती है, जो भी इस तरह की पुलिस की कार्रवाई होती है, वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और पुलिस वालों में अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी और ज्यादा मौजूद होनी चाहिए और उनको किडनैपर को बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज्यादा दुख जाहिर किया और इसके चलते 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा जो पुलिस की मॉनिटरिंग है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। जो इंटरनेट कंटेंट जो भी प्रसारित होता है उसके ऊपर और ज्यादा रेगुलेशंस लगाए गए, स्पेशली उस तरह की वेबसाइट्स पर जहां पर इस तरह के एडल्ट कंटेंट को प्रसारित किया जाता है। तो अब एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा नजर रखी जाने लगी और साथ ही एक अर्जेंट नीड देखी गई विजिलेंस के लिए। अब जिन लड़कियों की डेथ हो गई उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, उनके लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी सर्वाइवर्स थी बाद में, यानी कि वो चारों लड़कियां जो कि बाद में बच गईं, वो फाइनली अब एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही होंगी। हालांकि उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर जाकर भी ली हाओ के बारे में सर्च करेंगे और उसके विक्टिम्स के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको पिक्चर्स देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। क्योंकि इंटरनेट पर कोई भी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है, बहुत ही कम जानकारी अवेलेबल है। और क्योंकि ये स्टोरी चाइना की है, इसलिए इस पर कोई भी जानकारी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। स्टोरी को प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हो सके तो थोड़े बहुत लोगों को शेयर भी कर दीजिए।
अगर आप एक एक दो दो लोगों को भी शेयर करेंगे तो चैनल की रीच काफी बढ़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।